आइकॉनिक सोशल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, इस शहर के खतीबी शहर हाफिज साहब, डॉक्टर रावते साहब, पीआई आढ़ाव साहब, संस्था के अध्यक्ष जिनका उल्लेख करना जरूरी है, डॉक्टर इज़हार खान साहब, जावेद अली साहब, इस संस्था के पदाधिकारी, सेक्रेटरी एडवोकेट यसू सैयद साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित नासिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय नितिन जी ठाकरे साहब, हमारे उपाध्यक्ष बार काउंसिल के वैभव शेटे साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित एडवोकेट मोरे साहब और सभी स्टूडेंट्स भाई बहनों, उनके पेरेंट्स, सभी को सलाम। मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैंने अभी उर्दू सीखने के लिए अपने नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ। तो अभी क्लासेस शुरू होने के हैं। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छी तरह से पास की है। उसके बाद हमारे सैयद साहब, एडवोकेट सैयद साहब और इंस्टीट्यूट, आइकॉन इंस्टीट्यूट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया है। मोटिवेशनल स्पीच अच्छे हुए, हमारे प्रिंसिपल साहब भी अच्छे बोले, एचएल के साहब भी मोटिवेशनल ही बोले, इसलिए वो धागा पकड़ के मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल बोलता हूँ। फिर आज की सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन पे बोल के एक 5-10 मिनट बोल के आपके और आपके जो पारितोषिक के बीच में एक दीवार बनना नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों, हमें पढ़ के अपने आप को प्रूव करना है। ये तो पदवी ली है, लेकिन जब तक हम हमारा पोटेंशियल दिखाते नहीं, हुनर दिखाते नहीं, तब तक हमें मान्यता नहीं मिलती समाज में। इसका एक उदाहरण देता हूँ। और आड़काठी कैसे आते हैं, अड़थड़े। मैं जब 12th साइंस किया, तब मेरे माँ बाप की इच्छा ये थी, पिताजी की ग्रेजुएट थे, कि वो लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन मैं पहले से सोशल एक्टिविटीज़ में था। मैं फुले शाहू अम्बेडकर मूवमेंट में बचपन से हूँ, 18-19 साल से। ये नामांतर के आंदोलन में औरंगाबाद जाते थे हम। तो मैंने सोचा कि ये साइंस करके क्या करूँगा, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, मुझे वकील बनना है। मैं आर्ट लिया, बीए हुआ। जब लॉ में एडमिशन लिया तो लोगों ने मुझे बोला, अरे क्या वकील बनता है, बोले वकीलों की बीड़ी पीने की सोई नहीं रही थी। तो आप जिसमें भी जाना चाहेंगे तो आपको ऐसे लोग बोलेंगे। आप डॉक्टर बोलेंगे तो बोलेंगे क्या डॉक्टर बनते हैं, सब डॉक्टर तो बैठे रहते हैं, डॉक्टर की चलती नहीं। दुकान डालना चाहेंगे तो भी लोग ऐसे ही बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने मन की जो भावना, जीत है, उसको उस पर कायम रख के हमने वो आगे बढ़ना है। वकील बना, और हम जिस भी फील्ड में जाते वो बड़े लगन से काम करने का और लोगों की दुआएं, जिसको हम शुभ कार्य बोलते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं, वो लेने की कोशिश करें। मैं 8 साल वकालत किया नागपुर में। मैं नागपुर का हूँ, अभी यहाँ सेटल हूँ नासिक में। तो हसनबाग एक एरिया है, वहाँ पे एक मुस्लिम लड़का डकैती करता था, बार में जाता था, और बार से 12-1 बजे तक बैठ के वो बार का गल्ला लूट के पैसे छीन लेने का कट्टा वट्टा दिखा के, और फिर अपने एरिया में वो बांट देता था। उसका मकसद ये था गरीबों को पैसे देने का। तो उसके 30-35 केसेस थी मेरे पास। कभी भी कोई भी पुलिस ने पकड़ा, मैं वहाँ थाने में जाता था,
पुलिस कोर्ट में जाता था, उसकी जमानत के लिए मेरी अर्जी तैयार ही रहती थी, वकील पत्र और वो भी बड़े मैनर्स थे उन लोगों में। जब कोई एक मर्डर केस में जब उसका बेल हुआ तो मुझे लगा बेल का ऑर्डर हुआ, आर्गुमेंट हुआ, मैं अपना चले गया। ये 5-25 लोग वहां मेरी राह देख रहे थे। वकील साहब बोला क्या हो गया, अभी तो आप जाना चाहिए था घर में। नहीं, बोले हमको मिठाई पाना है, पहली मिठाई आपको देना है। तो ये मैनर्स भी उनमें होते हैं। जब मैं जज बना 95 में मेरा पोस्टिंग हुआ औरंगाबाद में, उनका नाम लेना मुझे उचित नहीं लग रहा इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा। वो बाद में नगर सेवक के लिए खड़े रहे और एक वोट से ही गिरे। अभी सोशल वर्कर है। मेरे तरफ आए वो फैमिली के साथ और आंखों में आंसू आते वक्त बोले कि साहब आप जज हो रहे, हमको पता चला, लेकिन आप जज तो जरूर होइए, लेकिन वकालत मत छोड़िए। अब उसको क्या पता कि जज बनने के बाद वकालत नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भावना ये थी कि भाई हमारे लिए इतने दौड़ धूप करने वाले जो है, अब हमारा वकीली का काम ये होता है कि अपने मुवक्किल को, क्लाइंट को रिलीफ देना, उनकी भावनाएं समझ लेना। मैं उनको पर्सनल भी गाइडेंस करता रहता था कि भाई ये जो भी सोशल वर्क करना है इसके अलग से मार्ग होते हैं, ये कोई मार्ग नहीं है। तो सुनते सुनते वो सुधर भी गए। तो ये हमने दुआएं हमारे इसमें लेनी चाहिए। मैं ये बताने के लिए, ये लोगों की कुशल कर्म बोलते हैं, उसको आशीर्वाद बोलते हैं या पुण्य कर्म भी बोलते हैं। दूसरा एक उदाहरण मेरे जीवन में अच्छा आया, जो मेरे अच्छे कर्मों का फल है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इचलकरंजी में था। इचलकरंजी में मेरी पोस्टिंग हुई, बॉम्बे से मेरी बदली हो गई। तो वो वहाँ पर एक क्वार्टर्स नहीं थे, तो किराए से घर ढूंढना पड़ता था। मेरे स्टाफ के लोग बहुत ढूंढे, लोगों ने बताया वहाँ जैन लोग ज़्यादा है। उन्होंने बोला कि भाई वहाँ घर है, मकान है, किराए से देने को तैयार है, लेकिन उनकी कंडीशन यह है कि वहाँ नॉनवेज नहीं खाना पड़ेगा। कि कहीं पर मैं देखता था तो नॉनवेज बनाने को मना थी। मैं बोला यार ऐसा कैसा, मैं को इतना भी शौकीन नहीं था नॉनवेज का, लेकिन ये जो कंडीशन वो डालते थे वो मेरे को हर्ट करते थे। मेरे रिस्पेक्ट पर, सेल्फ रिस्पेक्ट को एक हर्ट करती थी कि मैं किराया देने वाला हूँ, मेरा ऑफिस किराया देगा और ये क्यों कंडीशन डाल रहे। बड़ा परेशान होते थे। स्टाफ के लोग थे, कुलकर्णी नाम के सुपरिटेंडेंट थे, कोल्हापुर से आते थे। वो बोले साहब हाँ बोलो ना, अंदर खाया तो कौन देखता है। मैं बोला यार देखने की बात नहीं है, मेरे को ये कंडीशन पसंद नहीं है। 1 महीना मैं गेस्ट हाउस में रहा और वहाँ परेशानी भी होती थी, और इचलकरंजी का गेस्ट हाउस कोई इतना डेवलप नहीं था। फिर दूसरा पर्याय रहता था कोल्हापुर से जाना आना करना, वहाँ रहना वगैरह, तो मुश्किल काम था। इतने में एक सिपाही आया, बोले साहब एक मोमेडन का घर है वहाँ, वो देने को तैयार है। अरे बोला ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं वहाँ गया तो शेख मामू थे, मैं अकेला यहाँ रहता था, मेरी फैमिली रहती थी नासिक में, और टीचर थे, गुजर गए। सिंगड़ा तालाब में रहता हूँ मैं, तो मैं वीकली आना जाना करता था। फिर शेख मामू के यहाँ मुझे किराए से मकान मिला, और फिर क्या बात, रोज शाम हो गई, मामू आते थे, सब बिरयानी बनाया, लौकिया चिकन बनाया, मटन बनाया। अरे मेरी तो दिवाली हो गई। तो ये सब अच्छे काम का। और फिर वो मामू मीरज के ट्रस्ट में थे, बहुत तारीफ करते थे दरगाह की। तो मामू मुझे वहाँ लेके गए एक बार, सबसे परिचय कराए, वहाँ अभिवादन किया मैंने। तो ये बातें जीवन में मिलती है जब तुम अच्छे व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, अभी ये आज जो एजुकेशन का हम जो पारितोषिक ले रहे या एजुकेशन ले रहे, हमारे प्रिंसिपल साहब है, हम सब लोग हैं, एजुकेटेड हुए। तो थोड़ा सा इतिहास के तरफ जाता हूँ मैं 2 मिनट। जब अरब में अराजकता थी कबीलों की, तब
मोहम्मद पैगंबर साहब वहाँ तैयार हुए, वहाँ पे उन्होंने शिस्त लाई। वैसे ही अपने भारत में, हिंदुस्तान में वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे उसमें प्राणियों की हिंसा होती थी, छुआछूत और विषमता थी, तो भगवान बुद्ध तैयार हुए। उसके बाद जब हमारे यहाँ एजुकेशन ही नहीं था तो महात्मा फूले तैयार हुए, सावित्रीबाई हुई, और आज जिनके नाम का उल्लेख होना चाहिए था जो हुआ नहीं, वो फातिमा शेख थी, जो उनके साथ में काम करती थी। फातिमा शेख ये फर्स्ट मुस्लिम शिक्षिका थी जिन्होंने सावित्रीबाई के कंधे को कंधा लगा के काम किया। उस वक्त पढ़ाना, और वो भी महिलाओं को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना तो बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, यानी जो उच्च वर्णीय लोग थे उसको अपोज करते थे। सावित्रीबाई जब एक लुगड़ा पहन के जाती थी तो उसको गोबर से मारते थे, फिर उधर से दूसरा उनको साड़ी या लुगड़ा पहनना पड़ता था। ये पोजीशन थी। तो आज जो हम यहाँ तक आए वो उन लोगों के कार्य की मेहरबानी है। फातिमा शेख। और दूसरी बात, जब फूले और सावित्रीबाई ने जब स्कूल निकाला तो उनको निकाल दिया था उनके पिताजी ने, क्योंकि लोगों ने उनको जो इसके विरोध में थे, जो उच्च वर्णीय विचारधारा रखते थे, वो लोगों ने बोला कि ये क्या कर रहा तुम्हारा बच्चा। तो उनको उस्मान शेख नाम के जो मुस्लिम थे उनके यहाँ उनको सहारा दिया था। और फातिमा जो थे वो उनकी बहन थी। और फातिमा जी ने 2 स्कूल मुंबई में निकाला और उनको महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अहमदनगर के ट्रेनिंग स्कूल में भी भेजा था। उसके बाद फिर शाहू महाराज आए जिन्होंने अपने कोल्हापुर संस्थान में एजुकेशन का प्रचार किया, जिसके बाद अपने यहाँ भी हॉस्टल निकाले थे, नासिक में कई हॉस्टल्स निकाले, एजुकेशन किया, प्रचार किया। बाबा साहब आम्बेडकर आए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको एजुकेशन किया और सबके राइट्स दिए। तो हमारा जो आज तक का जो प्रवास है वो इन लोगों की देन है, हम उनको भूल नहीं सकते। मैं आज इस अवसर पर उन सबको, आप सबके साथ में अभिवादन करता हूँ। एक मिनट, सबको पानी कर दे। सॉरी भाइयों, अभी थोड़ा सा आज के सिचुएशन में जाता हूँ। मुझे कल्पना है कि टाइम हो रहा है, आप बच्चे लोग इतने देरी से बैठे हैं, लेकिन जब कार्यक्रम का अध्यक्ष है वो तो 5-10 मिनट देना मेरा हक बनता है। तो आज अभी देखा होगा हमारे वकील साहब है, ठाकरे साहब है, वैभव शेट्टे साहब उपाध्यक्ष और सभी वकील, मैक्सिमम वकील लोग हमारे यहाँ आए। तो हमारे यहाँ जो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट जो था उसको गवर्नमेंट ने बदल दिया और एक साथ 1 जुलाई से वो लागू हो गए। और उसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि ये ब्रिटिश जमाने का था और इसलिए हमने बदला दिया उसको। वो गुलामी का लक्षण था, ब्रिटिश जमाने का था, इसलिए वो बदलना, ये कारण ही मुझे पता नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, एक गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था जिसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर था, फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह। तब बाबा साहब आम्बेडकर को लोगों ने बोला कि तुमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन है। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जरूर है और ब्रिटिश के काल का है 35 का, लेकिन उसमें की अच्छी चीजें हमने लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये नए जो कानून लाए, वो कानून वो बोल के लाए और उसमें पुलिस को इतने अधिकार दे दिए। एक धारा 172 ऐसी कुछ है सीआरपीसी का, अभी उसका नाम बदल गया है, वो नाम भी अभी हमको पाठ करना पड़ेगा। हमारे एक नागपुर के टीचर को बोला मैंने, यार हमको फिर से पढ़ाओ, बोला ये अभी सब नए से हो, तो वो बोले मुझे मेरे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी मुसीबत हमारे पे जो 35-40 साल से, 1987 का मेरा रजिस्ट्रेशन है, 35-40 साल से जो इतना
डेवलप हुआ था लॉ और कोर्ट कचहरियों में उस पर केस लॉज हुई थी, उसको ऑल ऑफ सडन खाली हमारी ये हुकूमत बोलो या ये हमारा ये बताने के लिए कि हम कुछ करते हैं, हमने कुछ नया इतिहास बनाया, ये दिखाने के लिए ये सब किया है। एक वो कलम में इतने अधिकार दे दिए पुलिस को। हमारे आड़ाव साहब है यहाँ पर, उनको शायद बुरा लग सकता है लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ह्यूमैनिटी, एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है, मानवता का विचार करता है, तो इस टाइप के कानून जो है पुलिस कस्टडी रिमांड के 15 दिन से भी ज़्यादा दे सकते हैं, यानी 15 दिन तक कस्टडी, बाद में उसको स्थानबद्ध 60 डेज 90 डेज तक के देने के जो पावर्स कोर्ट को दिए, या पुलिस को ऐसे पावर दिए कि उन्होंने यदि डायरेक्शन दिया, साहब ने बोला वैद्य साहब बंद करो, और मैंने नहीं किया तो साहब मेरे को खामोखा अरेस्ट कर देंगे। इतने तो ये बदलाव काय के लिए है? कुछ अच्छे बदलाव जरूर है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के जो उसमें कुछ प्रोसीजर ऐड किए वो अच्छे हैं, लेकिन वो टोटली बदलने की जरूरी नहीं थी, उनके नाम बदलने की जरूरी नहीं थी, खाली वो ब्रिटिश के है बोल के। अरे ब्रिटिश का क्या नहीं है, ये कोट पैंट और ये भी तो ब्रिटिश का ही है, ये न्याय व्यवस्था भी तो ब्रिटिश की है, ये रेलवे जो है वो भी ब्रिटिश की है। तो क्या हमें अभी धोती पहनने को बोलेंगे, बैलबंडी से जाने को बोलेंगे क्या? ये मानसिकता जो है ना, ये मानसिकता विचित्र मानसिकता है, जिन्होंने इस देश को सांप्रदायिकता यहाँ पर फैलाने की कोशिश की। आप सब बच्चे हैं, कल के नागरिक है, और हमारे ये बुजुर्ग है। मैं बताना चाहता हूँ, जब संविधान बन रहा था 1946 में, 45 में कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने बोला तुम्हारा संविधान बनाओ। संविधान बनाने के लिए भारत भर से मेंबर्स चुने, उनको ये राइट दिया। 46 से वो काम शुरू हो गया। और ब्रिटिश कब गए? लॉर्ड माउंटबेटन कब गया? लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में गए, 46 से 47 तक, अगस्त 48 में गए, अगस्त के बाद गए हो, तब तक लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे गवर्नर थे। तो क्यों इतने दिन उन्होंने, अरे पहले स्वातंत्र देना था, तुम्हारा देखो बोलना था, क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये संविधान बनाते वक्त क्या करेंगे। उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे तो सांप्रदायिकता बहुत थी, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो यहाँ पर एक समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और सेक्युलर कंट्री, ये करते क्या नहीं ये देख रहे थे वो। जब उनको कॉन्फिडेंस आया कि ये सेक्युलर कंट्री बना रहे, या इक्वलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, उनका समाधान हुआ, तब वो 15 अगस्त 1947 को गए। यदि तुम उसी वक्त बोले रहते कि ये धर्म का ये देश रहेगा, वो धर्म का ये देश रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा, मुस्लिम राष्ट्र रहेगा, क्रिश्चियन राष्ट्र रहेगा, बौद्ध राष्ट्र रहेगा, तो वो नहीं गए रहते। क्योंकि ब्रिटिश लोगों का जहां भी राज था वो क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने अपने गवर्नेंस में क्रिश्चियनिटी नहीं लाए। अभी देखो यूरोप कंट्री, वेस्टर्न कंट्री बहुत डेवलप कंट्रीज है। अमेरिकन 200 साल पहले के स्वतंत्र है, उनको 175 ईयर्स होता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, कई गुना बड़ा आगे है, वो लोग राज करते हैं पूरी दुनिया पे। क्यों है? सेक्युलर कंट्री है, वो तो क्रिश्चियन लोग है, वो कभी भी इस देश को अपनी क्रिश्चियन कंट्री कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जो उनके प्रिंसिपल्स है, प्लेटो, सोक्रेटिस और उनके जो लोग हैं, उन लोगों ने जो उनको प्रिंसिपल्स दिए, वो प्रिंसिपल्स के मुताबिक उन्होंने सेकुलर कंट्री की है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो स्पिरिट है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, आदमी की प्रतिष्ठा और सेक्युलरिज्म, इसका संवर्धन होना चाहिए। और ये संवर्धन करने के लिए हमारे युवा बच्चों ने, हमारे बुजुर्गों ने, सबने सतर्क रखना चाहिए। मैं आइकॉन इंस्टीट्यूट का एडवोकेट सैयद भाई और सभी लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पर खत्म करता हूँ।